नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां हम देखेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ हिंदी। यह भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे ऐप यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास। आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन एकेडमी के इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा। अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। दोस्तों, मैं 2 बार यूपीएससी का और 3 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का भी मैं लगातार एग्जाम देता रहा हूं तथा आज भी दे रहा हूं। मैं अब बता दूं कि आज अन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों। वो आज सब अन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे जो भी सिलेबस है, यूपीएससी हिंदी चैनल पे जो भी सिलेबस है वो क्या है? वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यूपीएससी सीएससी जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो 1 महीने की जो फीस रखी गई है वो है 5,000 रुपए। 6 महीने की जो फीस रखी गई है वो 22,500 रुपए। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 27,500 रुपए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 40,000 रुपए। और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 50,000। लेकिन अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यह पड़ेगा प्लान। 1 महीने की जो फीस देनी होगी आपको 10% छूट के साथ 4500 रुपए 5,000 की जगह पे। 6 महीने की फीस जो है आपको 20,250 रुपए। 12 महीने की जो फीस है 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपए। और 24 महीने की जो फीस है वो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपए। और 36 महीने की फीस मतलब 3 साल की जो फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 45,000। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मेरा कोड है AKS001 को सब्सक्राइब करना होगा। AKS001 को प्रयोग करना होगा तो आपको इस पे 10% की छूट मिलेगी। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी पे 2 तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स और दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। एक है प्लस कोर्स और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस कोर्स में 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो है 9,000 रुपए। 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 22,500 रुपए। 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 40,500 रुपए। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 49,500 रुपए। और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 72,000 रुपए। और 36 महीने का मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 90,000 रुपए। लेकिन अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर उसको आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। और आपको जो देना होगा प्लस कोर्स के लिए 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देना हो गया 8100 रुपए 9,000 की जगह। 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन लगेगा वो लगेगा 20,250 रुपए।
6 महीने का जो लगेगा वो लगेगा 36,450 रुपये, और 12 महीने मतलब 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन लगेगा वो 49,500 की जगह पे लगेगा 44,550 रुपये। तो 24 महीने का मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन वो 72,000 की जगह पे 64,800 रुपये, और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन मतलब जो 3 साल का सब्सक्रिप्शन जो 90,000 की जगह पे कितना लगेगा आपको 81,000 रुपये। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा कोड है AKS001, इसको आपको प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कोरोना काल ने जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह अनअकैडमी का जो यह कोर्स है यूपीएससी सीएससी हिंदी पर जो प्लस कोर्स है, यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। यह उनके लिए है जो अभी तैयारी शुरू किए हैं 2-3 साल से, लेकिन अपनी मंजिल से दूर हैं, उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। और आप हमारे कोड AKS001 जो मेरा कोड है, AKS001 जो हमारा कोड है, आप इसके तहत एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। अब हम दूसरा बता दें कि पीसी सीएससी हिंदी पे जो जीएस सब्सक्रिप्शन में दूसरा जो कोर्स है वो है आइकोनिक, वह है आइकोनिक आइकोनिक है। इसके लिए 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 69,500। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वह 1,60,000 रुपये, और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1,41,000। लेकिन अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यह कोर्स पड़ेगा 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन तब आपको लगेगा 10% छूट के साथ 69,500 की जगह पे 62,550। अगर 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह 1,60,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 98,300 रुपये, और 36 महीने 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10% छूट के साथ 1,26,900 रुपये। इसके लिए आपको हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है इसको प्रयोग करना। दोस्तों, यह कोर्स उनके लिए है जो या तो अभी अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या ग्रेजुएशन पास, उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। क्योंकि देखिए, 1 महीने में कुछ दिनों में सिविल की तैयारी नहीं होती है। इसके लिए क्या किए, इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए, और उनके लिए कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं सिविल की तैयारी में। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज़ बढ़ा है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि यह आपके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए आप इससे जुड़िए और आप अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बनिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का क्या किया है, चुनाव किया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अंतर संबंध संघीय कार्यपालिका की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इस आधार पर संघीय कार्यपालिका के 2 स्वरूप पाए जाते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना, मतलब जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित जो सरकार होती है संसद के द्वारा। संसद का निर्माण किससे होता है, संसद का जो निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इससे मिलकर किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। और भारत में जो शासन व्यवस्था का 1947 में जो चुनाव किया गया वह था संसदीय लोकतंत्र प्रणाली।
मतलब जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित सरकार, जो किसके प्रति उत्तरदायी हो, जो संसद के प्रति उत्तरदायी हो, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसे लोकतंत्र प्रणाली का चुनाव किया गया। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के अंतर संबंध संघीय कार्यपालिका की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मतलब जो आधुनिक जो लोकतंत्र है, जो वर्तमान इस समय जो लोकतंत्र है, इसमें कार्यपालिका की शक्ति और विधायिका का जो संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, यह क्या करता है, यह संघीय कार्यपालिका की प्रकृति को निर्धारित करता है। संघीय मतलब जैसे मान लीजिए कि राज्यों की विधायिका है, राज्यों की, और जैसे भारत क्या है, संघ है, राज्यों का क्या है, भारत संघ है, तो सभी राज्य की विधायिका मिलकर क्या करते हैं, संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। इस आधार पर संघीय कार्यपालिका को के दो स्वरूप पाए जाते हैं। पहला होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो तरह के एक होता है संसदीय सरकार, एक होता है अध्यात्मक सरकार। मतलब संसदीय सरकार मतलब क्या हुआ, संसदीय सरकार मतलब कि जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित सरकार, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। होता तो राष्ट्रपति है, लेकिन जितने फैसले लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और अध्यात्मक दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन सरकार, इसमें इसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे अमेरिका आदि देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है, और भारत में, ब्रिटेन में आदि में क्या है, संसदीय सरकार है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में दो तरह के शासन व्यवस्था पाई जाती है, एक संसदीय सरकार की व्यवस्था, दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार की। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, कहने के लिए केवल होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति जो होता है, क्या होता है, केवल औपचारिक होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके अंदर होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। शासन की जो वास्तविक जो शक्ति होती है वह किसमें होती है, मंत्री परिषद में होती है, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और सभी फैसले वही लेता है, किसके नाम पे, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। हो गया संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होता है, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, व्यवस्था के शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा अपनी नीतियों, निर्णयों और कार्यों के संबंध में काफी हद तक विधायिका से स्वतंत्र होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता है, यहाँ का प्रमुख कौन होता है, सीधे राष्ट्रपति होता है, अध्यक्ष ही होता है। जैसे भारत में भी क्या है, भारत में राष्ट्रपति को क्या माना गया है, लेकिन केवल उसको कहने के लिए कि भारत में भी कार्य इसका विधायिका का प्रमुख किसको माना गया है, राष्ट्रपति को माना गया है, लेकिन वह क्या है, वह केवल औपचारिक प्रमुख होता है। वह कार्यपालिका का राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह केवल औपचारिक प्रमुख होता है कार्यपालिका, लेकिन अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है वहां पे क्या है, उसमें उलट है, उसमें है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, सीधे राष्ट्रपति होता है। क्योंकि उसकी नीतियों को, उसके कार्यकाल के दौरान उसकी नीतियों को, उसके निर्णयों को काफी हद तक विधायिका से वो स्वतंत्र होता है, और वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में
ऐसा नहीं होता है। वहां पे निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है। उस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसदीय सरकार को विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कैबिनेट की सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। जैसे ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली कहा जाता है। संसदीय सरकार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कैबिनेट की सरकार, जैसे उत्तर अपने यहाँ भारत में क्या कहता है? कैबिनेट सरकार कही जाती है। ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली चलता है, कनाडा में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली होता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। राष्ट्रपति सरकार को, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, उसको क्या कहा जाता है? गैर उत्तरदायी और गैर संसदीय व्यवस्था, कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसमें विधायी कार्यपालिका अपनी शक्तियों से इसको प्रभावित नहीं करती है। यह अपने फैसले लेने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यह जो व्यवस्था पाई जाती है, यह अमेरिका, ब्राजील और रूस, श्रीलंका आदि देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? ब्रिटेन के प्रधान सम्राट के समान। क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र प्रणाली किससे लिया गया है? लोकतंत्र भारत में संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है कि भारत में राष्ट्रपति की वही हैसियत है जो ब्रिटेन में किसके? उसके सम्राट की है। किंतु दोनों में एक मूलभूत अंतर है, जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत होता है, वहीं भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से क्या होता है? निर्वाचित होता है। भले ही वह अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा निर्वाचित हो, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। भारत में भारत की विधायिका और के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा इनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, निर्वाचन होता है। इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र एवं गणराज्य दोनों की स्थापना की गई। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया समरी, भूमिका हो गया। अब हम पढ़ेंगे सीधे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है कौन? राष्ट्रपति। वह भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन, वह राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। संविधान 52 जो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में होगा शब्द के लिए शैल बी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इंग्लिश में उसको क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में होगा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है शैल बी। शैल बी के मतलब क्या होता है? कि निश्चित ही होगा, वह सदैव रहेगा। इसको चाह कर भी संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के पद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि इस पद को समाप्त नहीं किया जा सकता।
कानून बनाकर। अगर संसद चाहे भी तो इसको कानून बनाकर इस पद को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि यह पद क्या है, हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और न ही कभी समाप्त किया जा। मतलब भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद है वह न कभी रिक्त रखा जा सकता है और न इसे कभी समाप्त किया। भाई क्या होता है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी कारणवश से त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत पहला काम किया गया था, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए कहा जाता है। मतलब यह पद क्या होता है, कभी रिक्त नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, सपोज है, तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको राष्ट्रपति का पावर दिया है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं रहा तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है उसको राष्ट्रपति का पावर देकर सम्मानित किया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह पद जो होता है कभी समाप्त रिक्त नहीं रखा जाता और न कभी समाप्त किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, संघीय कार्यपालिका। तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। यह कौन करता है, अनुच्छेद 53(1), अनुच्छेद 53(1) जो है, अनुच्छेद 53(1) जो है वह कहता है कि भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, जो अपने कार्य को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से चलाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 53। अब राष्ट्रपति पद की क्या अहर्ताएं हैं जरा हम देख लें। इसे क्या होता है, अहर्ता किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 जो कहता है राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं मतलब योग्यता, अहर्ताएं का अर्थ मतलब होता है योग्यता। अनुच्छेद 58 कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 58 कि राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, मतलब किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, उसको हम देखते हैं। वह भारत का नागरिक, पहला होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब क्या है, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है और वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं जो हैं उसमें क्या रखा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह क्या है, किसी लाभ का पद पे विराजमान न हो, मतलब किसी ऐसे पद पे वह न हो जो क्या है, जो लाभ के पद का, जिसमें उसको वेतन मिलता हो, वह इस पद पे न हो। अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव और न्यूनतम 50 निर्वाचकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन, मतलब क्या है, प्रस्तावक संसद के तहत जो सदस्य होते हैं कम से कम 50 सदस्य चाहिए जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन में क्या हो, प्रस्तावक की भूमिका में हो, और 50 जो निर्वाचक होना चाहिए वो अनुमोदन
मतलब 10% होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ 10%, मतलब 50 जो निर्वाचक, 50 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम प्रस्ताव, उसके नाम का प्रस्ताव रखे कम से कम 50 सदस्य, और 50 उसको क्या करें, 50 उसको अनुमोदन करें, तब वह राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकते। राष्ट्रपति तीसरा जो है वो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव और न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना। इस प्रस्तावक कौन बनते हैं, इस प्रस्तावक होना चाहिए संसदीय प्रणाली में जो चुन के जनता के द्वारा जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं वही क्या बनते हैं, निर्वाचक होते हैं, वही निर्वाचक। इतना कम से कम होना चाहिए, 50 का समर्थन होना चाहिए और 50 का अनुमोदन, तब जाके वह चुनाव लड़ने के योग्य होता है। 1997 से पहले, 1997 से पहले जो था व्यवस्था, उसमें अनुमोदकों और प्रस्तावकों की न्यूनतम जो संख्या थी वो कितना थी, 10-10 निर्धारित किया गया था। मतलब 10 प्रस्तावक होना चाहिए और 10 अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन 1997 के बाद राष्ट्रपति पद के लिए 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक की व्यवस्था की गई। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यह चैप्टर जो है, राष्ट्रपति जो चैप्टर है, यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसे प्रश्न, भाई राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की योग्यता, हर क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति से। कई तो उसकी आपातकालीन शक्तियां, उसकी शक्तियां बताइए, राष्ट्रपति के कार्य बताइए, इसे उसकी योग्यताओं को बताइए, तो कई क्वेश्चन बनते हैं मेंस से, और प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसीलिए मैं इसको उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि जिससे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में दिक्कत ना हो। ये तो हो गया उसकी योग्यता कि वो राष्ट्रपति के चुनाव। अब दूसरा है कि कितना उसको जमानत राशि रखना पड़े। जमानत राशि, प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपए की जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जो होती है इसको रखना। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। मतलब जितना भी वैध मत पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, उसका कम से कम 1/6 भाग प्राप्त होना चाहिए। अगर 1/6 भाग से कम प्राप्त होता है तो उस उम्मीदवार का जमानत राशि, जो गारंटी राशि जो रखी गई है, वो क्या होता है, जब्त हो जाता है। राष्ट्रपति जो है चुनाव के बाद, चुनने के बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह यह अनुच्छेद 59 में कहा गया। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद, ये नहीं कि राष्ट्रपति के सिवा वो कोई और बिजनेस करने लगे, वो नहीं कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब एक साथ उनको 2 वेतन नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह कहता है अनुच्छेद 59। तो 52 कहता है कि क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर क्या होता है, कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं और वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से वह कार्य कराता है। यह अनुच्छेद 53 कहता है। 58 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं दिया गया है, योग्यता दिया गया है। और 59 कहता है
कि राष्ट्रपति जो है अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करे। अब हम देखेंगे कि संविधान का निर्वाचक मंडल क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल क्या होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो होंगे, जो चुनाव करेंगे, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के नहीं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। निर्वाचक मंडल में लोग शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी अपवाद स्वरूप है, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ कहाँ क्या है, विधानसभा। इसके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भाग लेते। अभी हम बताए राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित को मतदान करने की अनुमति नहीं है। किसको नहीं है, लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, दोनों लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य। मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। उसी तरह राज्यसभा के जो 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कला आदि क्षेत्रों, विज्ञान क्षेत्रों के द्वारा, वो भी भाग नहीं लेते हैं। और राज्यों के विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के जो सदस्य चुने जाते हैं, वो भी भाग नहीं लेते हैं। उसके साथ साथ जहां पे विधान परिषद है, उसके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब सीधे इसका चुनाव नहीं होता है। जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सीधे नहीं होता है। जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के, उनके द्वारा किसका होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यह क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, सीधा नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 55 संविधान का अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हो। और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होगा, गुप्त होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता रखी जाएगी। क्या कहने का मतलब हुआ कि संविधान का अनुच्छेद 55 जो है वह क्या कहता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करता है और एकल संक्रमणीय मत की बात करता है। और ऐसे निर्वाचन को क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। मतलब जो भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, ये नहीं कि हाथ उठा के नहीं किया जा सकता है, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और यथासंभव यह कोशिश रहेगी कि प्रतिनिधित्व का जो मापन में क्या हो, एक रूपता रहे। तो हम कुछ देख लें कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है,
अनुच्छेद 52 कहता है, पीटी के हिसाब से है, प्रीलिमिनरीज के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कई बार एग्जाम में पूछा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाएगा वह निर्वाचक मंडल के द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक रीति होगी, एक तरीके, जिसमें क्या होगा? जिसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 के अनुसार यह क्या है? निर्वाचन की एक रीति है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव किया जाएगा और गुप्त मतदान। यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि और 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब अगर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव उम्मीदवार लड़ता है तो उसके लिए पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है अनुच्छेद 57 में। और अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए व्यक्ति के पास, इसका निर्धारण करता है अनुच्छेद 58। मतलब क्या? वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया न हो, उसकी उम्र 35 साल से कम ना हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यही तो अर्हताएं हैं लोकसभा राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें रखा गया। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त जैसे क्या है? वह लाभ के पद पे कार्यरत न हो, वह एक साथ राष्ट्रपति का भी पद धारण करे और दूसरा भी कोई लाभ का पद धारण करे, ऐसा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यह 59 में कहा। अनुच्छेद 60 जो है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा क्या है? शपथ ग्रहण, शपथ और प्रतिज्ञा जो लेता है राष्ट्रपति, वह देश के नाम, संविधान के नाम, वह किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति का ये शपथ है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, ये कसरत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो चलाया जाता है और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाकर ही इसको हटाया जा सकता पद से, यह अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 62 जो है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का जो पद क्या होगा? कभी खाली नहीं रहेगा, रिक्त नहीं रहेगा। तो इसमें उसको कैसे भरा जाए, रिक्त होने के बाद निर्वाचन कैसे किया जाए, किसको किया जाए, इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 72 जो क्या है? यह राष्ट्रपति का जुडिशियल शक्ति है। अनुच्छेद 72 जो है वह राष्ट्रपति का जुडिशियल शक्ति है, क्षमादान का। यह उसके राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और क्षमा आदि और मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्या है? जुडिशियल पावर है कि वह इसके द्वारा क्या कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति, कोई दोषी व्यक्ति के मामले को दोषी होने पर उसका निलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है और उसको छोटा कर सकता है। यह उसको पावर दिया गया है। उसकी क्या है? जुडिशियल पावर है 72 में। और अनुच्छेद 73 कहता है
अनुच्छेद 73 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित अन्य वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दिया गया। अब हम देखते हैं कि क्या है, मान लीजिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कोई उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश भी है जहाँ पे 403 सदस्य आते हैं निर्वाचित होकर, और कुछ गोवा और पूर्वोत्तर के प्रदेश है जहाँ पे छोटे छोटे प्रदेश हैं जो इनके सदस्य संख्या कम होते हैं। तो इनके मूल्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे। यह फार्मूला प्रीलिम्स के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह वह फार्मूला ही सीधे पूछ दिया गया है कि किसके द्वारा इनका वो किया जाता है, मतों का निर्धारण किया जाता है। तो उसको हम देख लेते हैं। संविधान में यह प्रावधान है, यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के समान रूप में से ही साथ ही राज्यों एवं संघ के मध्य भी समानता। क्या है यहाँ पे क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। संविधान में वह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के उनकी जनसंख्या का समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, मतलब जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व उसको मिलेगा। इसलिए राज्य विधानसभाओं एवं संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। अब हम देखते हैं, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हो, एक विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, मतों का मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त। मतलब क्या कर रहा है, यह जो निकाल एक मत जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का जो मूल्य होता है उसमें क्या किया जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या तथा राज्य के विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं में 1000 का गुणा किया जाता है। गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा 1000 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे भाग देने पर एक मत का मूल्य निकलता है। क्या है, एक विधायक के मत का मूल्य होता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और राष्ट्र लोकसभा का भी पूछा गया। राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000, 1/1000, मतलब एक मत का मूल्य होगा राज्य की कुल जनसंख्या जितनी है बटे जितने निर्वाचित सदस्य हैं गुणे 1/1000। यह है फार्मूला एक विधानसभा के विधायक के मत का मूल्य। उसी तरह संसद के एक सदस्य का मत का मूल्य जानने के लिए जो किया जाता है, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने से प्राप्त। क्या हुआ, एक संसद का जो मूल्य होता है, एक संसद सदस्य का जो मत का मूल्य होता है उसमें सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक के मतों का कुल मूल्य का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। कैसे निकाला जाता है कि सभी राज्यों की टोटल, मतलब मान लीजिए कि 29 राज्य 28 राज्य हैं, उनके निर्वाचित जितने विधायक के मतों का मूल्य है उसमें हम भाग दे देते हैं संसद के जितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या है तो भाग देने से एक संसद के सदस्य का मूल्य प्राप्त होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या, उसको किसमें, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का
कार्यकाल अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो पद का धारण करेगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कहा गया है कि वह पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर वह क्या रहेगा? विराजमान रहेगा। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र करने। मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए एक निर्धारण किया गया है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा उसके निर्वाचन की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश वह अपने पद से को छोड़ना चाहता है तो वह लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो वह देता है उपराष्ट्रपति को। वह उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र वो दे सकता है। क्या कहा गया? मतलब कि वो 5 साल के पहले भी अपने पद का त्याग कर सकता है, वह उसको पावर दिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ क्या लिया जाता है? शपथ या प्रतिज्ञा जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ ग्रहण कराते हैं। किसका? राष्ट्रपति। यदि वही हम बताया है जो वरिष्ठतम न्यायाधीश कराते हैं। राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? राष्ट्रपति किसके नाम शपथ लेता है, इसको हम लोग देखें। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद पर कार्यपालन करूंगा। दूसरा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षा और परिरक्षण करूंगा। भारतीय जनता की को सेवा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। और राष्ट्रपति का के शपथ का प्रारूप किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति का शपथ जो है किसमें है? अनुच्छेद 60 में दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के द्वारा श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति का पद पर कार्य करूंगा, संविधान और विधि के अनुसार क्या करूंगा? रक्षा करूंगा और उसका परिरक्षण करूंगा, और भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में हमेशा निरत रहूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा। और इसका भाषण, शपथ ग्रहण किसमें है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 है वह राष्ट्रपति का शपथ है। अब राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं और कितने मिलते हैं? अनुच्छेद 59 का। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति का वेतन है। अनुच्छेद 59 जो है वह राष्ट्रपति का वेतन है। अनुच्छेद 59 जो है वो क्या है? राष्ट्रपति का वेतन। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति का वेतन भत्ते। 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास उपलब्ध, मतलब राष्ट्रपति भवन में रहता है जो उस पर कोई शुल्क उससे नहीं लिया जाता, वो निःशुल्क होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय समय पर उसको लिए निश्चित किए जाएंगे। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, इसका निर्धारण कौन करता है?
जो संसद के द्वारा जो बात दिया जाता है द्वारा समय समय पर, वह उसका क्या होगा, हकदार होगा। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता जो दिया जाता है और पेंशन जो दिया जाता है, वह संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार 1.5 लाख रुपए था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वह कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए। यह कई बार पीटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है, तो 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो किससे दिए जाते हैं, संचित निधि से, और इस पे कोई भी कर नहीं लगता है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो वह राज्य की, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, और इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, मतलब यह गैर टैक्स होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्तों पर उसे आयकर क्या टैक्स नहीं देना होता। यह होता है राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति पर हम देखेंगे कि महाभियोग कैसे लगाए और किस में। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा, और यह महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, वो किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता और उसके ऊपर कार्रवाई करके हटाया जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नमस्कार, एक बार आप लोगों को फिर दोस्त, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर प्रीलिम्स की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से। देखिए, राष्ट्रपति हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ, राज्यपाल हुआ, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में पूछे ही पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है उसके माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है, जिससे आपका और हमारा जो साथ है वो लंबा बना रहे। ठीक है दोस्त, अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। इसका संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसे उसके पद से उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है। मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति को एक जो विशेष प्रक्रिया से हटाया जाता है वह क्या है, वो भी संसदीय प्रक्रिया है, और संसद के अंदर ही महाभियोग चलाया जाता है। ये नहीं कि कोर्ट नहीं हटा सकती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संसद में वो किसी भी सदन में उसके खिलाफ क्या लाया जा सकता है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसके द्वारा उसको हटाया जाता है पद से। इसकी व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना हो। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह कहाँ से लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिकी संविधान से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई। मतलब जो राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है यह कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। पहला, आरोप का प्रारंभ। यह किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। मतलब क्या, अभी हम बताएंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किसी भी सदन,
मतलब ये सदन खाने का मतलब क्या हुआ, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसको शुरू किया जा सकता है। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आरोप का जो प्रारंभ है, महाभियोग जो है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, किसी में भी। लेकिन महाभियोग शुरू करने से पहले 1/4 उस सदन के जो सदस्य हैं, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी उसके ऊपर क्या किया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। उस सदन का जिसमें प्रस्ताव लाया गया है उसके सदस्य संख्याओं का 1/4 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति को कैसे इसकी जानकारी दी जाएगी, सूचना अथवा नोटिस। आरोप के आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, इसकी सूचना राष्ट्रपति को आरोप लगाने से, आरोप के आशय से 14 दिन पहले देना अनिवार्य। 14 दिन पहले उसको उस आरोपों पर जवाब देना अनिवार्य। राष्ट्रपति को पहले उन आरोपों पर को लगाने से पहले 14 दिन पहले उसको उसकी जानकारी देना है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यह कई बार एग्जाम में आया। अब राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर विवाद का मामला उठता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, अनुच्छेद 71 के अनुसार। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। क्या मतलब हुआ कि अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विवाद उत्पन्न होगा उसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसका जो निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह क्या होगा, अंतिम होगा, उसको मानना बाध्यकारी होगा, उसको आगे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो यह निर्णय आने से पूर्व उस व्यक्ति द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्य अथवा निर्णय अवैध नहीं होते हैं। जिसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, वह 5 साल के लिए निर्वाचित हो गया, लेकिन अगर किसी कारणवश वह 3 साल के भीतर ही उसके ऊपर को चुनाव में कुछ गड़बड़ी के कारण उसको हटा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसके 3 साल के दौरान अगर वो जो भी काम किया वो काम क्या होगा, वैध माना जाएगा, अवैध नहीं रहेगा। ये नहीं कि मान लीजिए कि उसका निर्वाचन गलत तरीके से हुआ हो, भले वो 3 साल के बाद हटा दिया गया, लेकिन उस दौरान उस पद पर रहते हुए उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं क्या माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो यह निर्णय आने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्य या निर्णय क्या होते हैं, अवैध नहीं होते। यह होता है राष्ट्रपति को बताने के
अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? उनकी दो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की। एक होती है सामान्य शक्ति और दूसरी होती है आपातकालीन शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों से आजकल तो क्या हो गया है, अब तो 200 नंबर का प्रश्न, 200 शब्दों का प्रश्न पूछने का वो हो गया है। या बीपीएससी में अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछ देगा, बीपीएससी में अगर पूछना होगा तो पूछ देगा कि राष्ट्रपति के शक्तियों मतलब उसकी सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां दोनों का वर्णन कीजिए। या तो 200 शब्दों में 125 शब्दों में पूछा जा सकता है तो उसकी सामान्य शक्तियों का वर्णन कीजिए या आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। वह दो तरह की शक्तियां हैं, सामान्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। अब राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं उसमें होता है कार्यपालिकीय शक्तियां। जो सामान्य जो शक्ति है उसमें पहला है कार्यपालिकीय शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा कूटनीतिक शक्तियां और छठवां जो होता है वो सैन्य शक्ति। ये है 6 प्रकार के राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। तो पहला हम देखेंगे कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है। ये हम लोग पढ़े ही थे अभी पीछे। अनुच्छेद 53 क्या करता है? राष्ट्रपति को संघ की जितनी कार्यकारी शक्तियां हैं वो प्रदान करता है, जिसका वह प्रयोग किसके द्वारा करता है? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ? यह कार्यकारी क्या होता है? प्रमुख होता है। यह कार्यपालिका का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रमुख होता है। भले ही संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में कहने के लिए प्रमुख होता है, लेकिन यह प्रमुख तो होता ही है। यह कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 53 में। औपचारिक रूप से सभी कार्य उसी के नाम पे किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ? संसदीय शासन प्रणाली में जो भी काम किए जाते हैं वह औपचारिक रूप से, चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो औपचारिक रूप से जो भी काम किया जाता है वह सब, मान लीजिए किसी देश के साथ संधि करना हो, किसी देश के साथ युद्ध करना हो, किसी देश के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करना हो, तो जो भी काम किया जाएगा किसके नाम पे किया जाएगा? वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा। इन शक्तियों का प्रयोग इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। ये अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। यह कहा गया है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75(1) जो है, पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं पहला है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) कहता है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यह पावर दिया गया है। वह केंद्र राज्य और अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर राज्यीय परिषद का गठन करेगा। मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 263 में कहा गया। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से वह संभालता है। केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या होता है? प्रत्यक्ष शासन करता है। इसीलिए उसको क्या कहता है? राष्ट्रपति का शासन कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, क्योंकि वह उसका शासन क्या करता है? सीधे संभालता है अपने अधीनस्थों के उनके द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। दूसरी जो शक्ति है सामान्य शक्तियां में, वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न होता है। भाई क्या कहा गया कि संसद का निर्माण ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 79 में। वह दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए क्या करता है? आहूत करता है। राष्ट्रपति जो होता है वह दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह उसको पावर दिया गया है अनुच्छेद 85 में। मतलब दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करना, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करना। अगर लोकसभा में सरकार अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा को, अगर लोकसभा बहुमत खो देती है या नए चुनाव आने वाले होते हैं, लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति का पावर है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 85 के तहत। सदन के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह क्या करता है? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी मुद्दे पे गतिरोध हो जाता है किसी चीज को लेकर, किसी बिल को लेकर, तो राष्ट्रपति को यह लगता है कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए वह क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको बैठक बुलाने का और उसमें मतदान कराता है। यह बुलाने का किसको पावर दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किस लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 108 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? संसद, राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक बुलाने का, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 108 में है। यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है कि वह एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अगर उसको लगता है कि किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, आंग्ल भाषी समुदाय की प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उसके 2 सदस्यों को नियुक्त करने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है, जो उसकी विधायी शक्तियों में शामिल है।
अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति की को दृष्टि में लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यह राष्ट्रपति को पावर दिया गया कि वह 2 सदस्यों को जो आंग्ल इंडियन जो सदस्य हो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा में वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जिस तरह लोकसभा में 2 सदस्यों को दिया गया है वह 12 लोकसभा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का उसको पावर दिया गया है अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जानकारी रखने, अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य, ये किसमें वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 80 में कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। वीटो जो शब्द लिया गया है कहां से लिया गया है, लैटिन शब्द है। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं, वीटो जो शब्द है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, रोकना, किसी चीज को रोकना। भारतीय संविधान में के द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त। पहला है आत्यांतिक वीटो। इस वीटो का प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित। यह है आत्यांतिक वीटो। इस वीटो के तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि संसद के द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अगर पारित कोई विधेयक है तो वह अपनी राय रखने के लिए सुरक्षित रह सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह उस पर हस्ताक्षर कर ही दे। इस कारण यह विधेयक क्या होता है, अगर मान लीजिए वो अपने पास वो रख लिया लोकसभा, और मतलब बाध्यकारी नहीं होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा केवल धन विधेयक को छोड़कर कि अगर वह अपने पास उसको रख लेता है विचार के लिए, अगर वह नहीं करता तो 6 महीने के अंदर तो ऐसे भी वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए वह बाध्यकारी नहीं है कि वह उसको साइन करे ही, वह अपने पास भी उसको रख सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। जैसे मान लीजिए, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबन नहीं कर सकता है। जैसे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करके संसद के द्वारा अगर राष्ट्रपति को भेजा गया है तो वह उस पर दस्तखत करने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन अन्य कोई है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अगर उसको भेज दिया जाए तो वह संसद के पास दोबारा उसको लौटा सकता है पुनर्विचार करने के लिए। उस विधेयक को वह संसद के पास दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यही है राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो। बताएं कि राष्ट्रपति जो है
वो धन विधेयक के मामले में क्या होता है, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तीसरा होता है जेबी वीटो, इसको क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी राय देता है और न ही स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। मतलब जेबी वीटो का मतलब क्या हुआ है, राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा पावर है कि वह वित्त विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर वह चाहे तो क्या कर सकता है, जेबी वीटो बना सकता है। इसमें क्या होता है कि न इस पे अपनी सहमति देता है विधेयक पर और न ही उसको अस्वीकृति करता है और न स्वीकृति देता है और न ही पार्लियामेंट को वह पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। इसको कहता है जेबी वीटो। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक संशोधन विधेयक था, उस पर उन्होंने क्या किया था, जेबी वीटो का ही प्रयोग किया था। किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने। कई बार एग्जाम में पूछा कि जेबी वीटो का प्रयोग एकमात्र पहली बार अभी अंतिम बार किया गया ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, वो था डाकघर संशोधन विधेयक था, पंडित राजीव गांधी के समय में लाया गया था, उसको उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। इस तरह क्या करता है, इस तरह वह विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख सकता, मतलब इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है कि वह कितने समय के लिए, हो सकता है कि वह अनिश्चित काल के लिए भी अपने पास रख। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके समक्ष स्वीकृति के लिए आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग क्यों करता है, क्योंकि संविधान में कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि वह जो है विधेयक है उस पर निर्णय कितना समय में दे, हो सकता है इसीलिए अनिश्चित काल के लिए भी वह रोक सकता। यह संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है, समय सीमा का कोई निर्धारण ही नहीं किया गया। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया। एकमात्र जेबी वीटो का प्रयोग यही किया गया ज्ञानी जैल सिंह। अब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश व्याख्यायित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब सदन के दोनों सदन अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तो 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है। और यह अध्यादेश क्या होता है, 6 महीने तक बाध्यकारी होता है कानून के रूप में। अगर 6 महीने के भीतर इसको संसद पारित नहीं करती है तो यह स्वतः ही समाप्त हो। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि हम देखते हैं कि इनके समय में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो इसी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में भूमि विधेयक को 2 बार पास कराया था अध्यादेश के द्वारा। यहाँ राष्ट्रपति
तो 123 के अंतर्गत यहाँ राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही शक्ति व प्रभाव होता है जो संसद द्वारा निर्मित या अधिनियम किया जाता है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सदन के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुमति के बाद वो क्या बन जाता है? आर्टिकल बन जाता है। जैसे कोई भी विधेयक अगर पास किया जाता है दोनों सदनों के द्वारा तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या होता है? आर्टिकल बन जाता है। अनुच्छेद 13 के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है, अतः ऐसा कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है जारी नहीं किया जा सकता। 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 13 के अधीन विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके अंतर्गत अध्यादेश भी आता है अनुच्छेद 13 के अधीन, अतः ऐसा कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है वह जारी नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम कहें देखें भक्ति में मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग है। उसका रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो राज्य को यह पावर ही नहीं दिया गया है कि वह उसमें क्या करे? कटौती करे या समाप्त करे। यह पावर नहीं दिया गया है। अतिक्रमण नहीं कर सकता है मूल अधिकार का। यह अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है। यह भी क्या है? एक अध्यादेश ही है राष्ट्रपति। तीसरा होता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा 214 के अनुसार अनुच्छेद 214 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मतलब क्या है? 124 के अनुसार, अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और 214 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह राष्ट्रपति का क्या है? न्यायिक शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। मतलब अगर राष्ट्रपति को किसी विषय पर निर्णय लेने से पहले अगर उसको लगता है कि परामर्श लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वह अनुच्छेद 143 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट से इस पर अपना उसका परामर्श मांग सकता है। जैसे अयोध्या वाले मामले पर राष्ट्रपति ने मांगा था न्यायालय से। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अभी हम लोग पीछे पढ़े भी थे इसको कि अनुच्छेद 72 क्या करता है? राष्ट्रपति को किसी की सजा को निलंबन करने का, उसमें कटौती करने का और उसको समाप्त करने का पावर दिया गया है। ये भी है कि अगर वो चाहें तो निलंबन मतलब वह फांसी की सजा को इसमें आजीवन कारावास में बदल सकता है। यह इसका क्या होता है? यह राष्ट्रपति का जुडिशरी पावर है। यह न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति का। यह है अनुच्छेद 72 में दिया जुडिशरी पावर है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा प्रविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। यह उसकी शक्ति है। और राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति वो देखते हैं। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो
और जब दंड क्या हो, मृत्यु दंड हो, तो वो क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा तो क्षमा करना पड़ा, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान के प्रकार दोषियों को दिया गया दंड पूरी तरह से वह समाप्त कर सकता है, यह राष्ट्रपति को पावर है। प्रविलंबन मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से वह क्या कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है। परिहार दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा में वह कटौती कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि किसी को अगर मौत की सजा दी गई है तो वह उसको बदलकर इसमें फांसी आजीवन कारावास में बदल सकता है, या कोई ऐसा अपराधी है जो क्या हुआ कारावास के दौरान विक्षिप्त हो गया है तो वह उसकी सजा को माफ कर सकता है। यह पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। लघुकरण दंड की कठोरता को कम करना, यह मतलब वही हो गया क्या क्या उसके आजीवन कारावास को वह कम समय में बदल सकता है, यह भी पावर उसके पास। विराम किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा में कटौती, अगर मान लीजिए किसी को मृत्यु की सजा मिली है, आजकल तो खास करके बहुत हो रहा है, कोर्ट ने भी इस पर काफी लिया है कि अगर एक समय से ज्यादा अगर हो जाता है उसको सजा को परिवर्तित करने में देरी हो जाती है तो यह पावर है राष्ट्रपति को, वह उसको व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री क्या करता है, दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, यह राष्ट्रपति का ही पावर है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 के तहत यह कहा गया है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी वित्त विधेयक जो वह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उस वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, यह अनुच्छेद 117 कहता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत की जो आकस्मिक निधि है उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। यह राष्ट्रपति को पावर है कि वह आकस्मिक निधि में से कुछ धन अगर संसद जरूरत है सरकार को आकस्मिक खर्चों के लिए तो वह धन सरकार को दे सकता है। उसको इसके लिए संसद से परमिशन की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति की संतुष्टि के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त तो वह वित्त आयोग की अनुशंसाएं मतलब अनुच्छेद 281 संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वह रखवाएगा। क्या मतलब, राष्ट्रपति की संतुष्टि के बिना मतलब राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी विधेयक किसी तरह का कोई भी अनुदान होगा, वित्त अनुदान, वह संसद के समक्ष सदन के समक्ष रखा ही नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त वह वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं होंगी उसको संसद के प्रत्येक पटल पे मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष रखवाने का भी जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। केंद्र तथा
राज्यों के मध्य करों का विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्त का विभाजन कैसे हो, करों का विभाजन कैसे हो, इसके लिए वित्त आयोग का गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों, थल सेना, वायु सेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। मतलब क्या हुआ, भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। वह तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार, अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में कहा गया है कि वह तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने की शक्ति, मतलब क्या हुआ कि किसी देश के साथ युद्ध करने की शक्ति, उसके साथ शांति स्थापित करने की जो भी होगा वो सब किसके नाम बिहाफ पे होगा? राष्ट्रपति के बिहाफ पे। मतलब ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के तहत वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून के द्वारा विनियमित होगा। यह अनुच्छेद 53(2) में कहा गया। क्या मतलब हुआ? वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और इसकी जो सर्वोच्च कमान जो होती है तीनों सेनाओं के रक्षा बलों की, वह किसमें होती है? राष्ट्रपति के पास होती है और उसका प्रयोग वह कानून के द्वारा करता है। यह कहा गया है अनुच्छेद 53(2) में। अब राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या करता है? विदेशों में भी भारत का वो प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, करार किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते एवं करार राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियां हैं, जिसे कार्यपालिका शक्ति के प्रधान के नाते संविधान में राष्ट्रपति में कुछ शक्तियां निहित हैं। वो जिन्हें क्या कहता है? अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 80 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति करता है और राजभाषा आयोग की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है, चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, प्रतिवेदन करता है और उसका संसद के सामने क्या करता है? प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रपति का अन्य शक्तियां हैं। अनुच्छेद 143 क के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी विधेयक के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने या राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। यह अनुच्छेद 143 का 143 के तहत क्या करता है? वह सुप्रीम कोर्ट से उसका राय मांग सकता है और 143 क के तहत क्या है? अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी विधि या प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है उस पर न्यायालय का विचार राय देने के लिए वह कर सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अंग राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 239 के तहत। अनुसूचित जातियों जनजातियों के रूप में विभिन्न सामूहिक समूहों को पहचानने और उन्हें उन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 341 और 342। मतलब किसको अनुसूचित जाति में रखना है, अनुसूचित जनजाति में किसको रखना है, इसका पहचानने की शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। किसके तहत, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत। अब राष्ट्रपति की कुछ है आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। संविधान के 18वां भाग जो है वो आपात स्थिति से संबंधित है। आपात स्थिति से की शक्तियां दी गई हैं संविधान के 18वें भाग। आपात स्थिति के संबंध में 3 प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार, मतलब राष्ट्रीय आपात मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी देश ने भारत पे आक्रमण कर दिया या युद्ध की स्थिति बन गई या बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया। क्या क्या रखा गया है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति, इसमें से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अभी बताएंगे उसको। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त। मतलब क्या हो जाएगा, यह आपात उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत यह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की अगर स्थिति बनती है तो वह क्या कर सकता है, आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब इसमें पहले आंतरिक अशांति भी जुड़ा हुआ था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन था वो आंतरिक अशांति को हटा करके हटा दिया गया उसको। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व आंतरिक अशांति के कारण से भी आपात स्थिति की घोषणा की, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, संविधान से हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आंतरिक अशांति को कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया उसकी जगह। यह अनुच्छेद 352। 1962 में भारत चीन के जब आक्रमण किया था, चीन ने उस समय 352 का प्रयोग किया गया था। 1971 के समय भारत पाकिस्तान पर द्वारा जब आक्रमण के कारण क्या किया गया था, 371 का प्रयोग किया गया था। और 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी तो आंतरिक अशांति के आधार पर 352 का प्रयोग किया गया था। दूसरा है राष्ट्रपति का शक्ति में, वो है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर। मतलब यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है 356 के तहत कि वह राज्यपाल के प्रतिवेदन पे या उसे यह संज्ञान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो क्या हो गया है, विफल हो गया है, तो वह वहां पे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। इस घोषणा को
का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर करना आवश्यक होता है। अगर 2 माह के अंदर संसद उस पर अनुमोदन नहीं करती है तो वह राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यह राष्ट्रपति शासन। इस तरह अब हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है उसका आप प्रयोग कीजिए और उसके तहत आप एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। और दोस्त, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कल का भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए और लाइक कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।